हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सब बहुत ही कॉमन टॉपिक लेने वाले पॉल्यूशन आप यानी प्रदूषण। आप सबको इसके टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता होगा, पर बहुत से लोगों को एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो हम सब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और ये भी जानेंगे कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो एक्चुअली पॉल्यूशन क्या है। तो पॉल्यूशन देखिए, ये भी पॉल्यूशन का कारण हो सकता है जहाँ बहुत ढेर सारी भीड़ भाड़ है। और फिर देखिए पॉल्यूशन एक्चुअली है क्या। तो चलिए देखते हैं पॉल्यूशन क्या है। एनी सब्सटेंस, देख कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस है, चाहे सॉलिड लिक्विड या गैस है, किसी भी फॉर्म में है, चाहे हीट है, साउंड या रेडियो एक्टिविटी फॉर्म में है, अगर वो इन्वायरमेंट को डाइल्यूट कर देता है या डिकम्पोज कर देता है या रिसाइकिल कर देता है, ताकि वो फिर से काफ़ी समय तक वो इन्वायरमेंट में हार्मफुली वो जो पॉल्यूटेंट है वो पड़ा रहे और जो इन्वायरमेंट है हमारा वो वापस रिसाइकिल ना हो पाए, ठीक, और वो इन्वायरमेंट पूरा पॉल्यूटेड रहे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सब पॉल्यूटेंट कहेंगे और फिर हम कहेंगे कि वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से भर उठा। और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच चेंज द मैकेनिज्म ऑफ इन्वायरमेंट्स कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ शशि थरूर साहब को देखिए एज अ पॉल्यूटेंट्स लिया गया है, बाकी आप ऊपर हैं, समझ जाइए, समझदार लोग हैं। उसके बाद फिर देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे हैं पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूट कर देते हैं इन्वायरमेंट को और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और फिर नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे DDT है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। इन चारों के बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, जैसे पैन है, PBN है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में देखेंगे, मतलब पार्ट 2 में देखेंगे। DDT डाई, जैसे आप सब पढ़ सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सब। तो इसके बारे में देखते हैं। ये एक कलरलेस, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई सुगंध नहीं आती, केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड है। इसको शुरू में एज अ इंसेक्टिसाइड्स डेवलप किया गया, मतलब कीटाणु, मतलब जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, उनको मारने के लिए एज अ इंसेक्टिसाइड्स इसको यूज़ किया गया था। पहली बार इसको सिंथेसाइज किया गया डिस्कवर किया गया था पाउल हरमन मुल्लर ने 1939 में। उसके बाद फिर जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1948 में मेडिसिन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कुछ सही चल रहा था। DDT को जैसे पहले यूज़ करते थे, पर फिर इसका पहली बार इसको अपोज किया रिचर्ड कार्सन ने अपनी बुक में साइलेंट स्प्रिंग में। उसमें इन्होंने इसका अपोज किया DDT के प्रयोग को। और ये DDT कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया, पहला तो आपको पता ही है इंसेक्टिसाइड्स में, और दूसरी जगह वर्ल्ड वॉर 2 में मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर इसको योग किया गया। और उसके बाद फिर 2004 में इसको बैन किया जाता है। ये याद रखिएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक। इस कन्वेंशन में क्या किया जाता है 2004 में, ये वर्ल्ड वाइड DDT को बैन कर दिया जाता है।
उसके बाद डीडीटी से देखिए क्या इसके नुकसान होते हैं। डीडीटी के इसके नुकसान ये होता है बायो मैग्निफिकेशन, ये बहुत जल्दी मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाता है और इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी फैल जाता है और लगातार फैलता रहता है। एक्सेल थनिंग, जो जैसे जो पक्षियों पे, जो पेड़ों पे पक्षी लोग अपने अंडे देते हैं, उनके अंडे जो हैं वो थिनिंग हो जाते हैं, मतलब थिन हो जाते हैं, पतले होता है, जिससे अंडे फूट जाते हैं और जिससे जो वहाँ की जो प्रजाति है या कोई पक्षी है उसका जो उसका फिर सही से नहीं हो पाता, उसका जो कम हो जाता है। ठीक, इससे इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। इट वर्क्स एट एंडोक्राइन डिस्टर्बेंट टॉक्सिक्स कार्सिनोजेनिक मतलब होता है जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। एजेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, टॉक्सिक जहरीले में फिर वो हम सब पीते हैं, फिर उसको भी टॉक्सिक्स हो जाते हैं, पानी भी को टॉक्सिक कर देते हैं। तो ये सब बहुत इस तरह से ख़राब है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, ये भी एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है, मतलब कोई इसका टेस्ट नहीं, कोई इसकी स्मेल नहीं है। ऑक्साइड टू होमोग्लोबिन एनिमल, जो जैसे हम सब हैं हेमोग्लोबिक एनिमल्स हैं, हम सब के लिए बहुत हार्मफुल है ये। हम अगर 35 ppm से ज़्यादा होता है तो ये हार्मफुल होता है। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, तो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मीट कलरिंग में यूज़ होता है, लेजर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर आप संपर्क में आएंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा चक्कर आता है, चक्कर आ सकता है। ठीक, ज़्यादा लेंगे तो मतलब ज़्यादा अगर एक्सपोज होंगे इससे तो फिर बेहोश हो सकते हैं, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, और ऐसे जो सारे डिजीनेस, ऐसे जो सारे सिम्टम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, ये आपको आ सकते हैं। उसके बाद हम सब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, नो कंसंट्रेटेड में बस, बट अगर कम हाई कंसंट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो फिर ये स्मेल के लायक ये स्मेल करता है। इसका एप्लीकेशन देखिए सबको पता है, फूड में, सोडा में, ऑयल में, बियर बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में, नेबुलाइजर्स में, ड्राई आइस में भी यूज़ होता है इसका, वेल्डिंग्स में, और भी कई जगह पे इसका यूज़ होता है। अगर ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या सबको पता है ग्रीन हाउस प्रॉपर्टीज़, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है। और फिर ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अगर इसका ज़्यादा होगा तो फिर ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ख़राब है। ग्लोबल वार्मिंग देखिए ख़राब तो है ही। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो फिर यही विजुअल, मतलब हमारी आई साइट कमज़ोर हो सकती हैं। ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम सब एक्सपोज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, मेनली कॉज बाय रोड ट्रैफिक एंड, देखिए ये आप याद रखिएगा कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये रोड ट्रैफिक और अदर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके कम्बिनेशन से निकलता है, और नेचुरली ये लाइटिंग जो बिजली कड़कती है उससे भी होता है, और इट कॉसेस लंग कैंसर, ब्रोंचिटाइस, एसिड रेन, अस्थमा, और ये सब इससे होता है। और अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनिया ऑक्साइड बन जाता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट भी कर सकता है, एंड अदर कंपाउंड के साथ मिलके ये एसिड रेन भी कर सकते हैं। और देखिए हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ओजोन को लेकर भी प्रॉब्लम होती है इससे, तो ये सब हमको देखना है। देखिए किस तरह से ये एसिड रेन बना सकता है, हार्ट के लिए, आई के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इन सब के लिए भी ये सब खतरा है। ये सब आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, देखिए ऑक्साइड ऑफ सल्फर, अबाउट 99% ऑफ SOx इन एयर कम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए 99% जो सल्फर ऑक्साइड है एयर में वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आता है। मोटर व्हीकल से, आयरन इंडस्ट्री से भी ये आता है सल्फर ऑक्साइड। ये क्या करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड अस्थमा, ये सब कॉज करता है, अस्थमा इसी से होता है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आ रही हो भी इसी की वजह से होता है। एसिड रेन का ये मेन कॉज है, क्या, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। देखिए ये अस्थमा और ऐसी बीमारियां इससे हो सकती हैं। हैव अ नाइस डे।